अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हारुकी मुराकामी की शोरा आफाक किताब नॉर्वीजन वुड के 8वें चैप्टर को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। झलक लगाने का ताल्लुक इस बात से नहीं कि लड़कियां उसकी दोस्त हैं या नहीं। मेरे से अगले कमरे में रहने वाला लड़का हर रोज झलक लगाता है। वो कहता है उसे इससे सुकून मिलता है। मुझे ऐसी बातों के बारे में कोई इल्म नहीं। मैं काफी अरसे पहले लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी। मेरा ख्याल है कि खवातीन के फैशन मैगजीन तो इस जमरे में नहीं आते। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। बहरहाल वटाना बे के इस इतवार को तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा। क्या तुम फारिग हो? मैं हर इतवार शाम 6 बजे तक फारिग होता हूँ। उसके बाद मैं नौकरी पर चला जाता हूँ। तो तुम कोबाशी बुक शॉप में मेरी तरफ क्यों नहीं आते? दुकान तो बंद होगी, लेकिन मैं सारा दिन अकेले वहीं होंगी। हो सकता है मुझे कोई अहम फोन कॉल ही आ जाए। दोपहर के खाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। मैंने कहा, मुझे अच्छा लगेगा। मैडोरी ने कॉपी पर सफ़ा निकाला और अपने घर की तफसीली नक्शा उस पर बना दिया, और जहां उसका घर था, नक्शे पर वहां सुर्ख पेंसिल से बड़ा सा एक्स का निशान लगा दिया। तुम गुमोगे नहीं। वहां बड़ा सा दुकान का नाम कोबाशी बुक शॉप लिखा हुआ है। दोपहर को आना, मैं खाना तैयार रखूंगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और नक्शा जेब में रख लिया। मेरा ख्याल है मुझे यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए। मेरा जर्मन जुबान का लेक्चर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मैडोरी ने कहा। उसने कहीं जाना है, इसलिए वो ओस्टवा से ट्रेन में सवार हो गई। इतवार के रोज मुझे सुबह 9 बजे उठा, दाढ़ी बनाई, कपड़े धोए, छत पर सुखाने के लिए लटकाए। ये खूबसूरत दिन था। मौसम खिजा की खूबसूरत हवा और खुशबूदार थी। चौकोर इमारत के गिर्द टिड्डी दिल उड़ रहे थे, जिनके पीछे आसपास के इलाके के बच्चे जाल लेकर उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। हवा बंद थी, इसलिए परचम लहरा नहीं रहा था, सुतून के साथ लटक रहा था। मैंने ताज़ा इस्त्री की हुई कमीज पहनी और हॉस्टल से चलता हुआ ट्राम स्टेशन पर आया। हॉस्टल के पास के इलाके इतवार के दिन ऐसे होते थे जैसे सब लोग मुर्दा हो गए हों। गलियां बिल्कुल खाली हो का आलम, और ज्यादातर दुकानें बंद थी। कुछ आवाजें इर्द गिर्द आ रही थी, तो उनकी बाजगश साफ थी। एक लड़की हील पहने ठक ठक करती सड़क पर जा रही थी, और ट्राम की पनाहगाह से आगे 4-5 बच्चे खाली डब्बों को ताक ताक कर ठोकरें मार रही थी। फूलों की एक दुकान खुली हुई थी। मैं दुकान के अंदर गया और थोड़े से आबी नरगस के फूल खरीदे। यह अजीब बात थी कि मौसम खिजा में आबी नरगस मौजूद थे, पर मुझे ये फूल हमेशा से पसंद थे। इतवार की सुबह मेरे अलावा बस ट्राम पर 3 और बूढ़ी औरतें सवार थी। उन्होंने मुझे और मेरे फूलों को देखा। उनमें से एक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं भी जवाब में मुस्कुराया। मैं आखिरी सीट पर बैठ गया और खिड़की से गुजरते हुए पुराने घरों को देखने लगा। ट्राम तकरीबन छतों के नीचे किनारों को छू रही थी। एक घर की छत पर मौजूद कपड़े धोने वाली जगह पर गमलों में 10 टमाटर के पौधे लगे हुए थे, जिनके पास एक बड़ी सी काली बिल्ली धूप में लेटी हुई थी। एक और घर के पास एक छोटी लड़की साबुन के पानी से बुलबुलें बुला रही थी। कहीं से अयूमी शीदा के गाने की आवाज आ रही थी, हत्ता कि किसी के सालन पकाने की खुशबू भी आ रही थी। ट्राम सांप की तरह अपने इस घरों के पिछली जानिब आबाद दुनिया से गुजरती जा रही थी। कुछ और मुसाफिर भी मुख्तलिफ जगहों से सवार हुए, लेकिन वो तीनों बूढ़ी औरतें जमगट्टा सा बनाए आमने सामने बैठी किसी खास चीज के बारे में बातें करने में मसरूफ थी। मैं ओस्टवास के स्टेशन के करीब उतरा और मैडोरी के बताए हुए नक्शे के मुताबिक बगैर ज्यादा गौर किए एक चौड़ी सी गली में दाखिल हुआ। इलाके की तमाम दुकानों को देख सकता कि यहाँ कारोबार के हालात कुछ बेहतर नहीं है। ये तमाम दुकानें एक पुरानी, अंदर से उदास दिखाई देने वाली इमारतों में थी। उनके नाम भी मध्यम पड़ गए थे। लिखाई का रंग उड़ चुका था। इमारतों की वज़ाक़त देखते हुए दूसरी जंग अजीम के दौरान शख्स ने उस इलाके में बमबारी नहीं की थी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इलाके महफूज थे। कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किए गए थे, लेकिन मजमूई तौर पर सिर्फ मुरम्मत ही की गई थी।
और बिलाशुबा इजाफी शुदा हिस्सों ने इमारतों की बदसूरती में इजाफा किया था। इस इलाके की आबो हवा से लगता था कि यहाँ के पुराने मकीन गाड़ियों से आलूदा हवा से शोर और हद से ज्यादा कराइयों से उकता चुके हैं और मज़ाफ़ाती इलाकों में नकल मकानी कर गए थे। और यहाँ अब सिर्फ सस्ते फ्लैट, निजी अपार्टमेंट्स और वो दुकानें जो फरोख्त नहीं हुई थी वो ही रह गई थी। बस कुछ ढीठ किस्म के लोग अपनी खानदानी जायदाद के साथ चिपके हुए थे और वो बाकी थे। हर चीज धुंधली और गंदी दिखाई देती, जैसे इंजन की काली तछलट के गुलाफ में लिपटी हुई हो। 10 मिनट चलने के बाद मैं कोने के पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचा, जहां से मैंने दाईं तरफ दुकानों को छोड़ते हुए ब्लॉक की तरफ मुड़ा और उसके दरमियान से एक जगह पर लिखा हुआ था, कोबाशी बुक शॉप। सच्ची बात यह है, ये कोई बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन ये इतनी छोटी भी नहीं थी जितना मेडोरी ने यकीन दिलाने की कोशिश की थी। ये मोहल्ले की एक दुकान की तरह थी, बिल्कुल इस तरह की जिसमें बच्चों के मजाक के रसाले लेने जाया करता था। जब मैं इस जगह के सामने खड़ा हुआ तो मैं माजी में खो गया। दुकान का सामने का हिस्सा एक स्टील के शटर से बंद था और इस पर एक रिसाले का इश्तिहार लगा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, हफ्तावार येनशन, यहाँ जुमेरात को फरोख्त होता है। अभी दोपहर में 15 मिनट बाकी थे, लेकिन मैं आबी नरगस के फूल हाथ में लिए उस ब्लॉक में घूमना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने शटर के एक तरफ लगी घंटी दबाई और कुछ कदम पीछे हटकर इंतजार करने लगा। 15 सेकंड बगैर किसी जवाब के गुजर गए और अभी मैं अपने आप से कह ही रहा था कि दोबारा घंटी बजाऊं कि मैंने अपने ऊपर एक खिड़की के खुलने की आवाज महसूस की। मैंने ऊपर देखा, मेडोरी बाहर झुकी हुई हाथ हिला रही थी। उसने जोर से कहा, शटर उठाकर अंदर आ जाओ। मैंने भी जोर से जवाब दिया, क्या मैं जल्दी तो नहीं आ गया? कोई मसला नहीं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाओ, मैं बावर्ची खाने में मसरूफ हूँ। ये कहते ही उसने खिड़की बंद कर दी। मैंने शटर को 3 फुट ऊपर उठाया तो बहुत शोर बपाव हुआ। मैं झुककर अंदर दाखिल हुआ और फिर शटर को नीचे कर दिया। दुकान में घुप अंधेरा था। मैंने टटोल कर रास्ता तलाश किया और रसायल के ढेर के ऊपर से फलांगता हुआ दुकान के पिछले हिस्से में सीढ़ियां तक पहुंचा। मैंने जूतों के तस्मे खोले और सीढ़ियां चढ़कर नशिस्तगाह में चला गया। घर का अंदरूनी हिस्सा स्याह और गंदा था। सीढ़ियां सीधी बैठक में जाती थी, जहां एक सोफा और कुछ आरामदेह कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक छोटा सा कमरा था जिस पर एक खिड़की से मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी और यह मंजर किसी पोलिश फिल्म की याद दिलाता था। बाएं जानब एक तरफ गोदाम था और दरवाजे से लगता था कि ये बाथरूम का दरवाजा है। दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे काफी एहतियात से सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहली मंजिल की बनिस्बत ज्यादा रोशन था और मुझे ये देखकर बहुत सुकून महसूस हुआ। मेडोरी की आवाज आई, इस तरफ आ जाओ। दाईं जानब सीढ़ियों के ऊपर लगता था कि तोआम गांव में उससे आगे बावर्ची खाना है। घर पुराना था, लेकिन ऐसे महसूस होता था कि बावर्ची खाने में नई अलमारियां और चमकती हुई बेसन और बाल्टी की टूटियां हाल ही में लगाई गई हैं। मेडोरी खाना तैयार कर रही थी। एक बर्तन से बुलबुले उठ रहे थे। फिजा में मछली के भूनने की बू फैल रही थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फ्रिज में बियर रखी है, तुम बैठो, मैं अपना काम खत्म कर लूं। मैंने बियर का डब्बा लिया और मेज पर बैठ गया। बियर इतनी ठंडी थी कि लगता था फ्रिज में 1 साल से पड़ी है। मेज पर एक सफेद रंग का राखदान, अखबार और सोया सॉस की बोतल रखी हुई थी। उसके अलावा एक कॉपी और पेंसिल के साथ टेलीफोन और एक कागज पड़ा हुआ था, जिस पर खरीदी हुई चीजों का हिसाब किताब रखा गया था। उसने कहा, मुझे ये 1 मिनट में खत्म कर लेना चाहिए, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छे, तो फिर भूख को और बढ़ाओ, मैं काफी कुछ बना रही हूँ। मैंने बियर के घूंट भरे और मेडोरी को देखने लगा, जिसके खाना बनाते हुए पुश्त मेरी तरफ थी। वो 4 खाने एक ही वक्त में बड़ी फुर्ती और दिलजमी से बना रही थी। कभी वो किसी उबलती हुई चीज को चखती और साथ साथ कोई चीज काटती जाती।
फिर कोई चीज फ्रिज से निकाल लेती और प्याले में ढेर कर लेती, और उससे पहले कि मुझे पता चलता उसने जो बर्तन इस्तेमाल कर लिया था उसको धो लेती। कुछ से वो एक इंडियन लग रही थी, जो कुछ घंटियां बजाती, कुछ डब्बा बजाती और कुछ माला जपती शुरू कर देती। उसकी हर हरकत जमा और पुरकफियत थी, जिसमें एक तवाज़न था। मैं उसे हैरत से देखता रहा। मैंने कहा, अगर किसी काम में मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, शुक्रिया, मुझे हर चीज अकेले करने की आदत है। उसने तंग सी जीन और गहरे नीले रंग की कमीज पहन रखी थी। एप्पल रिकॉर्ड लोगों ने उसकी कमीज का पिछला हिस्सा ढांप रखा था। उसके कूल्हे बहुत तंग थे कि वो बलोगत से अच्छी तरह नहीं गुजरे थे, जब उनको पूरा भर जाना चाहिए था, जिसकी वजह से वो जिनसी एतबार से वैसे नहीं दिखाई देते थे जैसे दूसरी लड़कियों के नजर आते जब वो तंग जीन्स पहनती। बावर्ची खाने की खिड़की से आती रोशनी से उसके खदो खाल की मुहम सी तस्वीर बनती। मैंने कहा, इतना लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? मेरी तरफ मुंह किए बगैर उसने कहा, ये कोई लंबी चौड़ी दावत नहीं है। मैं तो कल इतनी मसरूफ थी कि सही खरीदारी नहीं कर सकी। मैं तो सिर्फ वो चीजें पका रही हूँ जो फ्रिज में पड़ी हैं। फिक्र नहीं करो। और उससे बढ़कर ये कोबाशी खानदान की रवायत है कि मेहमानों से अच्छे तरीके से पेश आए। मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन हम तवाज़ा अच्छी करते हैं, बल्कि एक तरह की पैदाइशी बीमारी है। ये कोई खास बात नहीं कि हम लोगों से अच्छा पेश आते हैं या लोग हमसे प्यार करते हैं, बल्कि जो कोई घर आ जाए, कुछ भी हो, हम इसके अच्छे तरीके से तवाज़ा करते हैं। चाहे ये अच्छी है या बुरी, ये शख्सी कमजोरी हम सब में है। मेरे वालिद की मिसाल ले लो। खुद शायद कभी ही शराब पीते हो, लेकिन घर शराब से भरा हुआ है। किस लिए? मेहमानों को पेश करने के लिए। इसलिए अपने आप को रोको नहीं, जी भर कर बियर पियो। मैंने कहा, शुक्रिया। अचानक मुझे ख्याल आया कि जो आबी नरगस के फूल मैं लाया था वो तो नीचे रह गए। जब मैं जूतों के तस्मे खोल रहा था तो मैंने एक तरफ रखा था। मैं आहिस्ता से नीचे आया और देखा, चमकते 10 आबी नरगस के फूल तारीकी में पड़े थे। मैं डोरी ने अलमारी से एक पतला सा लंबा ग्लास निकाला और फूल उसमें सजा दिए। मैं डोरी ने कहा, मुझे आबी नरगस के फूल अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता है, एक दफा मैं स्कूल में एक जहानत के मुकाबले में सेवन डिफोडिल्स गाना गाया था। क्या वाकई? हमारा एक मौसीकी का ग्रुप था जिसमें मैं गिटार बजाती थी। उसने बर्तन में खाना सजाते हुए सेवन डिफोडिल गाया। पैडोरी ने मेरी तवक्का से बढ़कर अच्छा खाना बनाया। उसने कई तरह की चीजें बनाई थी, जिसमें तली हुई मछली के साथ अचारी खाने बनाने, जिनमें अंडे, सुरमई मछली, ताज़ा सब्जियां, बैंगन, मशरूम्स, मूलियां और तिल के बीज। क्योटो स्टाइल की कच्ची मछली से बनाई गई डिश में बड़ी नाजुक से तरीके से पकाए गए थे। क्योटो स्टाइल के ओटो के शहर में आला हद तरीके से सुशी बनाई जाती है। क्योंकि ये शहर समंदर के करीब नहीं, इसलिए मछली को महफूज करना पड़ता है, और ये काम इसमें हल्का सा सिरका मिलाकर करते हैं, और इसको नोरी समंदर में झाड़ी की बजाय कोम्बो समुद्री झाड़ी में लपेटते हैं। मैंने नवाला चबाते हुए कहा, जबरदस्त। जिस तरीके से मैं देख रहा था, मैं डोरी ने अंदाजा लगाते हुए कहा, अब सच सच बताना, तुम्हें तवक्का नहीं थी ना कि मैं इतना अच्छा खाना बना लूंगी? मैंने ईमानदारी से कहा, वाकई मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना पकाती हो। तुम्हारा ताल्लुक चूंकि कांसाई इलाके से है, इसलिए तुम्हें हल्के फुल्के जायके वाले खाने पसंद है ना? क्या वाकई तुमने मेरे लिए खाना बनाने के तरीके में तब्दीली की? मजाक नहीं है। मैं इतना तकल्लुफ क्यों करूंगी? नहीं, सच्ची बात बताऊं, हम हमेशा से ही ऐसा खाना खाते हैं। तुम्हारे वालिद या वालदा दोनों में किसी का ताल्लुक कांसाई से है? किसी का भी नहीं। मेरे वालिद टोक्यो में पैदा हुए और मेरी वालदा का ताल्लुक फुकुशिमा से है।
और मेरे रिश्तेदारों में से कभी किसी का ताल्लुक कांसाई से नहीं। हम सब का ताल्लुक या तो टोक्यो से है या क्योटो से। मैंने कहा, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि तुमने कैसे कांसाई स्टाइल का अच्छा खाना बना लिया। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया? उसने फ्राइड अंडे का कताला खाते हुए कहा, ये एक लंबी कहानी है। मेरी माँ को घर के कामों से नफरत थी और उन्होंने कभी कुछ नहीं पकाया, और हमें कारोबार की फिक्र थी, तो हमेशा यही होता कि आज हम बहुत मसरूफ हैं तो कुछ बाजार से मंगवा लेते हैं। तो कभी बाजार से कोफ्ते और कबाब वगैरह मंगवा लेते। बस ऐसे ही कुछ होता रहा। मुझे बचपन से ही ये सब बहुत बुरा लगता था। मुझे इस बात पर बहुत सख्त नफरत थी कि बड़े से बर्तन में शोरबा तैयार करो और मुसलसल 3 दिन तक बस इसे ही खाते रहो। बस एक दिन जब मैं स्कूल की 5वें साल में थी, तो मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा खानदान के लिए मैं खाना बनाऊंगी और सब कुछ ठीक करूंगी। मैं शिनजोको किताब की सबसे बड़ी दुकान कयोटो कोनिया में सबसे खूबसूरत खाना बनाने के बारे में किताब ले आई और एक एक चीज के बारे में महारत हासिल करना शुरू की। जैसे कि कटिंग बोर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाकू कैसे तेज करते हैं, मछली से कांटा कैसे निकालते हैं, बोटूनो मछली को खुश्क कर कर दलिया कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे लगता था कि उस किताब के मुसन्नफ का ताल्लुक कांसाई से था, इसलिए मेरा खाना बनाने का तरीका भी कांसाई जैसा है। तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ये सारा खाना किताब से सीख कर बनाया है? मैंने पैसे बचाए और जाकर असल खाने भी खाए और इस तरह उनका असल जायका भी सीखा। फिर मेरी वजदान की ताकत भी अच्छी है, हालांकि मेरी मंतकी सोचने की ताकत इतनी अच्छी नहीं। मुझे हैरत हुई कि तुमने किसी की मदद के बगैर इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। मैडोरी ने ठंडी हवा भरते हुए कहा, इतना भी आसान नहीं था, खास तौर पर इस घर में बड़े होना जहाँ किसी को खाना बनाने की परवाह ही ना हो। मैं जब उनको कहती कि मैं अच्छे चाकू और बर्तन खरीदना चाहती हूँ तो वो मुझे पैसे ही नहीं देते थे। वो कहते जो कुछ हमारे पास मौजूद है बहुत अच्छा है। मैं कहती जो भद्दे चाकू हमारे पास है इनसे मछली का कांटा नहीं निकाला जा सकता। तो वो जवाब देते, तुमने मछली का कांटा किस लिए निकालना है? उनसे बात करना बेमकसद था। मैंने अपनी बचत की और अच्छे चाकू और बर्तन लेकर आई, जिनमें छन्नियाँ और दूसरी अशिया भी शामिल थी। क्या तुम उस बात पर यकीन कर सकते हो कि एक 15 साला लड़की छन्नियाँ और छुरियाँ तेज करने के लिए, सान और फ्राई करने के लिए, बर्तन खरीदने के लिए पाई पाई जमा करती है, और जबकि उसको स्कूल की दूसरी लड़कियां अपनी जेब खर्च में जूते, कपड़े और दूसरी अशिया खरीदती हैं? क्या तुम्हें मुझसे हमदर्दी महसूस नहीं होती? मैंने ताज़ा सब्जियों का सूप निगलते हुए सर हिलाया। जब मैं स्कूल के 6 साल में थी तो मेरे पास अंडे तलने वाला लंबा तंग सा अंडा फ्राई करने वाला दाशी मकी तर्ज के जो अंडे खा रहे हो उनको बनाने वाली एक कड़ाही थी। मैंने उस रकम से खरीदी जो मैंने बरा खरीदने के लिए बचाई थी, और 3 महीनों तक मुझे एक ही बरा के साथ गुजारा करना पड़ा। तुम अंदाजा कर सकते हो, मैं रात को बरा धोती और सुबह तक मुझे उस बरा को सुखाना पड़ता ताकि मैं उसे पहन सकूं। अगर वो रात को नहीं सूखता तो मुझे गीला ही पहनना पड़ता, जो एक और तरह का ही अजाब था। मैं चली जाती और मेरी आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं होते, और ये सोचती जाती कि मैं ये सब अगर अंडे तलने वाली कड़ाही की खातिर कर रही हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, तुम जो कह रही हो मैं समझता हूँ। मुझे मालूम है मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मुझे एक तरह से सुख का सांस मिला। अब मैं खानदान की अखराजात अपनी मर्जी से चलाती हूँ, जो चाहती हूँ खरीद सकती हूँ। मेरे पास निस्बतन ज्यादा खाना पकाने के बर्तन हैं। मेरे वालिद को घर के अखराजात का कोई पता नहीं था। तुम्हारी वालदा का कब इंतकाल हुआ? 2 साल पहले, दिमाग के कैंसर से। वो हॉस्पिटल में 1.5 बरस तक जेर इलाज रही। वो सब कुछ बहुत नाजुक था। उसने शुरू से लेकर आखिर तक बहुत अजियत बर्दाश्त की। आखिर में उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया और उसको हर वक्त बेहोशी रहती।
लेकिन वो फिर भी नहीं मरी और आखिरकार उनको इंसानी हमदर्दी के तहत जहर देकर मार दिया गया। ये सबसे बुरी मौत थी। उस इंसान पर तो जो गुजरती है उसका सारा खानदान दोजख से गुजरता है। हमारा सारा कुछ उसमें खर्च हो गया। 1 लाख येन उनके इलाज पर खर्च हुए और इतने मसरूफ थी कि मैं पढ़ाई जारी न रख सकी और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई 1 साल के लिए मुलतवी कर दी। जैसे ये अभी काफी बुरा नहीं था तो उसने फिक्रा अधूरा छोड़ा और चॉपस्टिक नीचे रख दी और अफसुर्दगी से आहें भरने लगी। अचानक ये गुफ्तगू कैसे अफसुर्दा हो गई। मैंने कहा, बात शुरू हुई थी ब्रा से। मैडोरी ने बड़ी संजीदगी से कहा, अंडे खाओ और इसके बारे में सोचो जो मैं तुम्हें अभी बताया है। मैंने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन मैडोरी ने मुझसे बहुत कम खाया। उसने कहा कि खाना बनाते हुए मेरी भूख उड़ जाती है। उसने मेज साफ करके खाने के बचे हुए टुकड़े साफ किए और मालब्रो की सिगरेट की डब्बियां ले आई। एक सिगरेट मुंह में रखा और माचिस की तीली से सुलगाया। उसने आबी नरगस के फूलों का ग्लास हाथ में लिया और उसका मुआयना किया। उसने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि इन फूलों को गुलदान में रखूंगी। इससे तो ऐसे ही लगेगा कि मैंने इनको तालाब से चुना और जो चीज मुझे सबसे पहले नजर आई इसमें फेंक दिया। मैंने कहा, मैंने ये फूल ओस्लो के स्टेशन के पास एक तालाब से चुने थे। वो हंसी। तुम कितनी संजीदगी से बात का मजाहिया पहलू निकाल लेते हो। तुम बहुत अजीब हो। थोड़ी हाथ पर रखे उसने आधा सिगरेट पिया और बाकी का राखदान में मसल दिया। जब लड़कियां सिगरेट बुझाती हैं तो ज्यादा बावकार लगती हैं। तुमने ये काम किसी लकड़हारे की तरह किया है। तुमने सिगरेट महज बुझाया नहीं, राखदान में गिराया नहीं, बल्कि तुमने इनको किनारे से हल्का सा दबा कर राखदान में तब्दील किया। फिर ये टेढ़ा भी नहीं किया। और लड़कियां सिगरेट पीते हुए धुआं नाक से नहीं छोड़ती। और लड़कियां जब किसी मर्द के साथ अकेले खाना खा रही होती हैं तो ये भी नहीं बताती कि इन्होंने एक ही ब्रा 3 महीने तक मुसलसल पहना था। मैडोरी ने नाक को खुजाते हुए कहा, मैं तो एक लकड़हारा हूँ। मैंने कभी जदीद अंदाज में नहीं अपनाया। मैं तो इसे महज एक लतीफा समझकर सुना देती हूँ, फिर उसका कभी असर नहीं हुआ। मेरे बारे में कोई और राय? मैंने कहा, लड़कियां मालब्रो सिगरेट नहीं पीती। इससे क्या फर्क पड़ता है? सब सिगरेट एक जितने ही मजेदार होते हैं। वो सुर्ख रंग की मालब्रो की डब्बिया को हाथ में दबाकर पलटती रही। मैंने पिछले महीने सिगरेट पीना शुरू किए। ये इसलिए नहीं कि मैं तंबाकू या किसी और चीज के लिए मरी जा रही हूँ। बस मेरा ऐसे ही दिल किया। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने दोनों हाथों को मेज पर रखकर दबाया और एक लम्हे के लिए सोचा। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सिगरेट पीना पसंद नहीं? मैंने कहा, मैंने जून में सिगरेट पीना छोड़ दिए थे। कैसे? ये बहुत दर्दनाक था। आधी रात को सिगरेट खत्म हो जाते तो मुझे नफरत थी। मुझे इसके लिए खुद से किसी ख्वाहिश को कंट्रोल करना पसंद नहीं। उसने कहा, तुम्हें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में कितना यकीन है? हो सकता है ऐसा ही हो। मैंने कहा, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते और ना ही करेंगे। उसने कहा, ये इसलिए है कि तुम इस बात का बरमला इजहार कर देते हो। तुम वाज़ेह कर देते हो कि बाढ़ में जाएं लोग, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं। इसी बात से बाज लोगों को गुस्सा आ जाता है। उसने ठोड़ी हाथ में लिए आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तुम गैर मामूली तरीके से बात करते हो। मुझे बात करते हुए इस तरह अपने ऊपर काबू रखना पसंद नहीं। मैंने उसके साथ खड़े होकर बर्तन साफ करने में उसकी मदद की। वो बर्तन धोती जाती और मैं सुखाता जाता और बर्तनों का ढेर लगाती जाती। मैंने कहा, आज तुम्हारे सारे घर वाले कहाँ गए हैं? मेरी वालदा 2 साल पहले फौत हो गई थी। ये तुम पहले ही बता चुकी हो। मेरी बहन अपने मंगेतर के साथ गई हुई है। गालबन वो गाड़ी में सैर करने गए होंगे। उसका मंगेतर कार बनाने वाली कंपनी में काम करता है। उसे गाड़ियां बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद। उसने बात करना बंद कर दी और बर्तन धोने लगी।
میں نے بات کرنا بند کر دیا اور برتن سکھانے لگا۔ تھوڑی توقف کے بعد اس نے کہا، اور میرا باپ؟ میں نے کہا، ٹھیک۔ وہ پچھلے سال جون میں یوراگوئے چلا گیا اور تب سے وہیں ہے۔ یوراگوئے؟ یوراگوئے ہی کیوں؟ تم بے شک یقین کرو یا نہ کرو، وہاں مستقل رہنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے ایک فوجی دوست کا فارم ہے وہاں۔ ایک دن اچانک میرے باپ نے اعلان کیا کہ وہ جا رہا ہے، کیونکہ یوراگوئے میں اس کے پاس کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے، اور اس نے بس جہاز پکڑا اور چلا گیا۔ ہم سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ تم اس طرح کی جگہ کیوں جانا چاہتے ہو، تم وہاں کی زبان بھی نہیں جاتی اور تم کبھی ٹوکیو سے باہر بھی نہیں گئے، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ میری والدہ کو کھو دینا ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس صدمے نے ان کو بالکل سنکی بنا دیا۔ وہ واقعی ہی ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کے جواب میں میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں کھلے منہ سے میڈوری کو دیکھتا رہا۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا ہوگا تو اس نے ہم دونوں بہنوں کو کیا کہا ہوگا؟ کاش تمہاری والدہ کی جگہ تم دونوں بہنیں مر گئی ہوتی۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو نا؟ آپ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کی زندگی کے ساتھ چلا گیا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ میں اس کا دکھ اور درد اور دلی صدمے کو سمجھتی ہوں۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، لیکن بیٹیوں کو جن کو تم پیدا کرنے کے ذمہ دار ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی جگہ وہ مر جاتی۔ یہ بہت اذیت ناک احساس ہے۔ کیا تم میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ ہاں، تمہارا نقطہ نظر بھی سمجھ میں آتا ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ وہ زخم ہے جو کبھی ماند نہیں پڑنے والا۔ بہرحال میرے خاندان میں ہر کوئی مختلف ہے، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عجیب چیز ضرور ہے۔ میں نے کہا، محسوس ہوتا ہے